अस्सलाम वालेकुम। मैं इजाज़ साबरी, बेटा आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे उसका हमने स्टडी किया था बोर के मॉडल के अंदर। बोर ने क्या किया था कि जो रेडियस हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसकी मदद से, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की मदद से, और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसकी मॉडल की मदद से, रदरफोर्ड के मॉडल की मदद से। उसी चीज़ को जस्टिफाई किया था किसने, बोर ने अपने मॉडल के अंदर, और ये भी बताया था कि हम रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल जो इलेक्ट्रॉन है अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में रहता है बेटा, इस ऑर्बिट से बाहर भी नहीं जाता, इस ऑर्बिट से अंदर भी नहीं आ सकता। तो इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्या एक स्पेसिफिक पोजीशन है। जब इलेक्ट्रॉन की स्पेसिफिक पोजीशन है तो हम कह सकते हैं उसका रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे है और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी बेटा। उसी के लिए आज हम देखते हैं कि ऐसी क्या डेरिवेशन थी जो बोहर ने की, किस एटम की बेस पे, हाइड्रोजन एटम की बेस पे बेटा। हमने एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना दिया है कि एटम के दो पोर्शन होते हैं, सेंटर में टिनी पार्टिकल, सॉलिड पोर्शन जिसको न्यूक्लियस का नाम दे दिया है, एम्प्टी पोर्शन जहां इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर दिया उसको हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट का। अब इस इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस मालूम करते हैं। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है बेटा। अब न्यूक्लियस में चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन बेटा। तो रेडियस एग्जिस्ट करता है, ये इसको हमने नाम दे दिया रेडियस का बेटा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है जिसको हमने किस नाम दे दिया, रेडियस। रेडियस क्या होता है, एक कांस्टेंट पैरामीटर है जो कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता बेटा। रेडियस किसका होता है, स्फेरिकल बॉडी का होता है। अगर हम देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक मास भी है बेटा, तो इसके ऊपर एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है। वो फोर्स कौन सी है जो इसको फोर्स करती है कि ये इस ऑर्बिट को छोड़ के दूर चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेटा। वो किसके बराबर है, mv²/r के बराबर है। ये वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इस ऑर्बिट से दूर जाने पे मजबूर करती है बेटा। एक वो फोर्स है न्यूक्लियस की फोर्स, जो न्यूक्लियस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम देते हैं बेटा। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और हम क्या कहते हैं, कॉलम फोर्स भी कहते हैं, कॉलम फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सर्कल पे रोटेट होने पे मजबूर कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन सम रिस्पेक्ट वी कैन से दैट इट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा। क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स, या जिसको हमने क्या नाम दिया है, कॉलम फोर्स का नाम दिया है, जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया है। देखते हैं वो किसके बराबर है, उसका फार्मूला क्या है, Z²/4πε0r² बेटा। इसको हम जस्टिफाई करना चाहें तो ये कैसे आता है, हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का एक चार्ज है जिसको हमने किससे ज़ाहिर किया हुआ है, Ze+ से ज़ाहिर किया हुआ है बेटा। Z मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, E+ का मतलब क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन बेटा। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है, E-। दोनों के दरमियान क्या एग्जिस्ट करता है, डिस्टेंस r एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू कॉलम फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेटा। एक चार्ज क्या हमारे पास, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या हमारे नेगेटिव चार्ज है, और ये फोर्स किसके बराबर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हम क्या करते हैं, इन दो फोर्सेस को कंबाइन करते हैं, क्या बन जाए, F इज Z²
ओवर आर स्क्वायर बेटा। तो प्रोपोर्शनली ख़त्म नहीं करते हैं, हम कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू जेड ए स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बेटा। तो इसका हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान, चार्ज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। उसके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करे जिसको हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स या सेंटीमीटर फोर्स का भी नाम देते हैं इन सम रिस्पेक्ट। अगर इस देखें हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स, कूलम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर है, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आ गया बेटा। अगर इस फोर्स को हम देखें, इसमें हमारे पास एक फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम कहते हैं कॉलम्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये कॉलम्स ने फोर्स डेवलप की बेटा, कॉलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं बेटा। इसमें एक पैरामीटर है एप्सिलॉन नॉट, इसको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 8.84 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर जूल पर मीटर बेटा। परमिटिविटी क्या होती है, दो चार्ज पार्टिकल में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, आया कि वो स्पेस एग्जिस्ट करती है, आया कि वो पानी एग्जिस्ट करता है, आया एनी सॉलिड बॉडी एग्जिस्ट करती है, आया पेपर एग्जिस्ट करता है, वो उस पर डिपेंड करता है बेटा। अब रेडियस हम एक कंडीशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें पता हो कि आया कि ये दो फोर्स बराबर है, फिर पॉसिबल हो सकता है। अगर ये फोर्स ज़्यादा हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ देगा तो हम रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। अगर हमारे पास न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा हो जाए, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या अट्रैक्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के गिर्द, तो हमारे पास कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट खत्म हो जाता है बेटा। तो हम कहते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन है, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगी बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बेटा। फिर ही हम क्या कर सकते हैं, ना तो हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से मूव करके जाएगा, ना इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से न्यूक्लियस की मूव करके आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रोटेट हो रहा होगा। क्यों बेटा, हमने अभी बात किया है जो रेडियस है एक कांस्टेंट लेंथ होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉइंट टू द एवरी पॉइंट। अगर हम यहाँ फार्मूला कोट कर दें, फार्मूला क्या है, mv² बटा r इज इक्वल टू ZE² ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बेटा। हमने क्या कर दिया, दोनों फोर्सेस के फार्मूला कोड कर दिए। हमने क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। रेडियस किधर ले आएंगे, r² बटा r इज इक्वल टू ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² बेटा। रेडियस हमने कैलकुलेट करना है, तो ये r से r² कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, r इज इक्वल टू ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv² बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला आ गया। अगर वो हमें देता है कि इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी कितनी है हमें, तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसमें वेलोसिटी नहीं गिवन की हुई, फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे आया कि वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक रिलेशनशिप डेवलप होता है किसके दरमियान, रेडियस एंड वेलोसिटी के दरमियान। बेटा इसको मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ। हम कहते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द v² बेटा। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ZE क्या है, कांस्टेंट है, 4 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, m क्या है, कांस्टेंट बेटा। अब दो चीज़ें वेरी हो सकती हैं, वेलोसिटी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके बेटा, रेडियस के।
अगर रेडियस ज़्यादा, बेटा क्या हो जाएगा, रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम बढ़ जाए तो रेडियस ऑटोमेटिकली बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ऑर्बिट क्या होगा, न्यूक्लियस के करीब होगा। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो और कम होगी तो ऑर्बिट क्या होगा, न्यूक्लियस से दूर होगा बेटा। तो यहाँ से एक हमारे पास रिलेशनशिप डेवलप हो गया है। वो रिलेशनशिप क्या है, R इज इक्वल टू Z इज स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m v स्क्वायर बेटा। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोहर के मॉडल के मुताबिक m v r इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई बेटा। यहाँ हमारे पास क्या है, वेलोसिटी गिवन है, हम वेलोसिटी को सेपरेट करते हैं। v इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई आर एम बेटा, क्योंकि गिवन डाटा के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया फार्मूला, उसमें क्या है, वी स्क्वायर है। हम इस फार्मूले का क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर जब लेंगे वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एच का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर बेटा। अब सिंपली हमने क्या किया है कि इस वैल्यू को उठा के, किसकी वैल्यू, वी स्क्वायर की वैल्यू बेटा, वो कितनी बनती है हमारे पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर। इसको सिंपली हमने क्या किया, यहां से उठा के इक्वेशन 1 में इस फार्मूले में कोट कर दिए। अगर हम देखें तो फार्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू जेड इज स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू एन स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है बेटा, एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल लॉ के मुताबिक ये above चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू जेड इज स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को हम देखें, जो चीज़ें सिमिलर हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रॉस आउट हो जाएंगी। यहाँ हमारे पास 4 है, ये क्या है 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास पाई है, यहाँ पाई स्क्वायर है, पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे पास m एग्जिस्ट करता है, m ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला इज इक्वल टू r बटा आर स्क्वायर। ये r है, इस r को इधर ले आया हूँ, बाकी क्या रह जाएगा, z ए स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर एंड h स्क्वायर। हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस कैलकुलेट करना है। तो ये सिमिलर पैरामीटर है, तो r से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1 ओवर r इक्वल टू जेड ई स्क्वायर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस नॉट इनवर्स ऑफ रेडियस। रेडियस के इनवर्स हमने कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेट क्या करना है, रेडियस कैलकुलेट, इसको हम क्या करें, उलट कर देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर z ई स्क्वायर पाई m बेटा। ये हमारे पास क्या आ गया,
फाइनल फार्मूला है जिस फार्मूले की मदद से किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ठीक हो गया। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करें हाइड्रोजन एटम के लिए, जब इसको हम अप्लाई करते हैं किसके लिए बेटा, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z किसका हो जाएगा, फॉर हाइड्रोजन एटम Z इज इक्वल टू 1 बेटा। तो Z की वैल्यू हमने क्या किया, यहां कोट कर दिया, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर ओवर E स्क्वायर पाई M इंटू N का स्क्वायर बेटा। यहाँ हमने Z को स्किप कर दिया, उसकी वजह क्या है, Z की जगह हमने क्या कोट किया है, 1 कोट किया है। जब 1 कोट किया तो हमारे पास क्या है, ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, परमिटिविटी की वैल्यू को कोट करते हैं, वो ये गिवन है हमारे पास। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम कोट करते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट करते कोट करते हैं, पाई की वैल्यू हम कोट करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कोट करते हैं। तो हमारे पास रीडिंग क्या आती है, रीडिंग आ जाती है R इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू N का स्क्वायर। देखिए ये N है हमारे पास, तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, N कोट करते हैं, N फॉर ऑर्बिट N 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू N का स्क्वायर। अब यहाँ से हम रेडियस 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस 2 कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम ऑर्बिट की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन बेटा। अगर n1 कोड करूंगा, जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, n1 R1 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन, ये वैल्यू आ जाएगी। हुआ क्या है, मैंने n की जगह 1 कोट कर दी है। अगर n मैं सपोज कर लूँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है किस ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, तो n की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। R2 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू R1। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, क्यों, ये R1 के बराबर है बेटा। जब n इज इक्वल टू अगर कोट कर दें किसके, 3 के बराबर, तो फिर क्या वैल्यू हो जाएगी, हम क्या करते हैं इस फार्मूले में R3 की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। R3 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 R1 बेटा। n इज इक्वल टू 4 कोट करते हैं, R4 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू R1 बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास क्या आती है, ऑब्जेक्टिव राइज हो जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या राइज है, हम कहते हैं जो R2 है R1 से कितना अवे है, 4 गुना दूर है बेटा। R3 R1 से कितना अवे है, 9 टाइम अवे है। R4 R1 से कितना अवे है, 16 टाइम अवे। अगर हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो डिफरेंस हमारे पास क्या आता है, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू हमारे पास कितने हैं बेटा, 4 R1 की वैल्यू कितने हमारे पास, R1, तो वहां से कितना आएगा, 3 R1। अगर इसी तरह हम कैलकुलेट करें R3 में से, R3 माइनस R3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 R1, R2 की माइनस वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 R1, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 R1 बाकी बच जाएगी। तो डियर स्टूडेंट जैसे जैसे हम डिफरेंस लेते जाएंगे वैल्यूज क्या होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम कहते हैं R1 2 माइनस R1 इज लेस देन R3 माइनस R2 इज लेस देन R4 माइनस
R3 बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, फाइनल डेरिवेशन आ गया है किसकी, कि हम कैसे एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज कोड करना शुरू कर देंगे। जब वैल्यूज कोड करेंगे हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी और ये बताएगा कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। और हम यहाँ से ये भी रिलेट कर सकते हैं कि R1 से वो कितना दूर है बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उतना उसका क्या है, रेडियस बढ़ना शुरू हो जाएगा बेटा। इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर है हमारा वो इससे से रिलेट करता है एनर्जी डेरिवेशन। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके बेटा।